लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में सिर्फ इंडिया में सपा और कांग्रेस रह गए हैं। गठबंधन में एक के बाद एक दल छिटक रहे। ऐसे में ये दल मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। जिस वक्त इंडिया गठबंधन की दिल्ली में रैली हो रही थी और पूरे देश में विपक्षी एकजुटता का संदेश दिया जा रहा था, उसी वक्त उत्तर प्रदेश में गठबंधन के दो धड़ों ने अलग होने का ऐलान कर दिया। इसमें पीडीए का नारा बुलंद करने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी उम्मीदवारी घोषित की, तो सपा विधायक पल्लवी पटेल ने पिछड़ा, दलित, मुसलमान, पीडीएम, न्याय मोर्चे का ऐलान कर दिया। ऐसे में अब प्रदेश में इंडिया गठबंधन का मतलब सिर्फ सपा और कांग्रेस ही रह गए हैं। हालांकि कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस से जुड़ने वाले पूर्व विधायक ललितेशपति त्रिपाठी को गठबंधन के तहत भदोही सीट दी गई है। इस बीच सपा के सिंबल पर विधायक बनी अपना दल कमेरवादी की नेता पल्लवी पटेल ने तेवर दिखाए। उन्होंने सपा पर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनकी पार्टी ने फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी से प्रत्याशी उतारने की घोषणा भी की है। अब पल्लवी पटेल ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी के साथ मंच साझा किया और पीडीए यानी मोर्चे का ऐलान कर दिया है। और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत राव, जो कि लखनऊ से जुड़ गए हैं। जी प्रशांत, जैसे कि लोकसभा चुनाव को लेकर अब यूपी में इंडिया और सपा कांग्रेस रह गई है और अब गठबंधन में एक के बाद एक दल यहां पर छिड़कते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव के लिए ये कितनी मुसीबत बनकर खड़े हो सकते हैं? देखिए वैशाली, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन से कई दल जो है जिनका गठबंधन समाजवादी पार्टी से था, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी से टूटने में सबसे पहले यहाँ आरएलडी का योगदान रहा। आरएलडी ने एनडीए गठबंधन यानी कि भाजपा के साथ शामिल हो गए और उसके बाद जो इंडिया गठबंधन के में यहाँ शामिल समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ अपना दल कमेरावादी थी और इसके साथ ही यहाँ प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और इसके साथ ही राष्ट्रीय उदय पार्टी, साथ ही जनवादी पार्टी यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के साथ थी। और यहाँ देखा जाए कि यहाँ जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कई बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सियासत में उनका बड़ा नाम है, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया और अपनी राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी बनाई है और एक प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने कुशीनगर से अपने नाम की घोषणा की है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। तो ये एक एक करके जैसे ही इंडिया गठबंधन से ये छोटे दल टूटते जा रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं ये वोटों का नुकसान होगा और इसके साथ ही क्योंकि ये नेता खासा अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हो, इनकी जातियों के हिसाब से भी इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान होगा। इनको महत्व ना दिया जाना, इससे यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन जो इंडिया परिवार में शामिल है, तो ऐसे में एक एक करके दल अब यहाँ छिटकने लगे हैं। समाजवादी पार्टी अब अकेले रह गई है। समाजवादी पार्टी की सिंबल से कौशाम्बी जनपद की सरातू सीट से चुनाव लड़ने वाली पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने कल नाता तोड़ लिया है। कल लखनऊ के एक होटल में यहाँ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अपना दल कमेरावादी की यहाँ राष्ट्रीय महासचिव और विधायक पल्लवी पटेल ने एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ यहाँ मंच साझा किया और उनके साथ यहाँ पर राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल पाल रहे और इसके साथ ही प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद रहे। प्रेमचंद बिंद पहले समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे, लेकिन इनको किसी तरीके से महत्व ना दिया गया। इसके बाद इनका मोह भंग चल रहा था और ये सभी दल जो हैं अब यहाँ शामिल हो गए हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया था, पी का मतलब यहाँ पिछड़ा, डी का मतलब दलित, ए का मतलब अल्पसंख्यक, इस नारे को कहीं ना कहीं धता बताते हुए डॉक्टर पल्लवी पटेल ने पीडीएम का नारा दिया है, पिछड़ा, दलित और मुसलमान। यह नारा देके न्यायिक मोर्चा का यहाँ गठन किया गया है और इससे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए कि अपना दल कमेरावादी पार्टी ने यहाँ 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें फूलपुर, कौशाम्बी ये शामिल हैं। और इसमें अगर देखा जाए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासी दल लगातार समाजवादी पार्टी की किसी नीतियों के कारण यहाँ अलग हो रहे हैं, उससे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य की नजदीकियां जो है कांग्रेस की तरफ बढ़ रही थी। कांग्रेस के जो यहाँ प्रशासन प्रभारी हैं दिनेश सिंह, उनसे भी मुलाकात हो गई थी। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से भी बात चल रही थी, ऐसी जानकारी थी। समाजवादी पार्टी मुखिया से भी जो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चा हुई और ये कहा गया कि उन्होंने पत्र भेजा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है खटास वो कम ना हुई और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और इसके बाद ही अपना दल कमेरावादी पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय उदय पार्टी हो, इनका यहाँ से अलग होना और साथ ही साथ जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने पहले ही समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया था, तो इससे काफी प्रभाव पड़ेगा और इंडिया गठबंधन यहाँ उत्तर प्रदेश में अकेले पड़ गया है।
अब किन वोटों की राजनीति यहाँ पर होगी या किस तरीके से जातियों को समीकरण बनाने का काम जो समाजवादी पार्टी कर रही थी वो कैसे पूरा करेगी, यह आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी जो है चुनौती हो सकती है। और उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे पहले यहाँ पर जिस तरीके से आरएलडी ने पूरी मजबूती से समाजवादी पार्टी का साथ दिया, लेकिन 2022 के यहाँ जो निकाय चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया और आरएलडी को महत्व तो नहीं दिया। इसलिए दोनों पार्टी जो है निकाय के चुनाव में, चाहे वो यहाँ पर नगर निगम के चुनाव हो या फिर नगर पंचायत नगर पालिका के चुनाव हो, दोनों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। तो वो खटास लंबे समय से चली आ रही थी। कई नेताओं ने खुद न्यूज आवर पर ऑन एयर ये कहा था कि हम चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के दबाव में हम लोग यहाँ पर आरएलडी से प्रत्याशी नहीं हो पाए, चुनाव नहीं लड़ पाए। कहीं ना कहीं मन में खटास है। तो ये रिकॉर्ड है न्यूज आवर के पास कि आरएलडी के बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी के मुखिया के ऊपर बड़ा आरोप लगाया था। इसलिए जयंत चौधरी ने फैसला किया कि अब समाजवादी पार्टी से दूर हो जाना चाहिए और उन्होंने जो इंडिया गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोकसभा सीटें दे दी हैं। ऐसे ही इंडिया गठबंधन सब छोटे छोटे दल हैं जो वो टूट रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ महान दल शामिल है, लेकिन महान दल को कितना तवज्जो देती है यहाँ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन निश्चित तौर से जिस तरह के महान दल के जो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष है केशव देव मौर्य, वह भी ये अभिलाषा लगा बैठे हैं कि उन्हें लोकसभा का यहाँ पर टिकट मिलेगा या फिर उन्हें किस तरीके से कोई प्रतिनिधित्व के तौर पर यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर ऐसी अभिलाषाएं पूरी ना होती हुई दिखाई देती हैं तो शायद केशव प्रसाद मौर्य जो यहाँ पर जो उनका दल है अपना महान दल, वह भी समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग हो सकते हैं। जी जी, जैसे कि यहाँ पर प्रशांत केमारवादी के जो नेता है पल्लवी पटेल, उन्होंने भी अपने तेवर दिखाए थे और उन्होंने यहाँ पर अनदेखी का आरोप लगाया था। जी बिल्कुल वैशाली, देखिए समाजवादी पार्टी के ऊपर ये कोई पहला आरोप नहीं है। आरएलडी के नेताओं ने रिकॉर्ड बतौर उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव दबाव की राजनीति करते हैं। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये भी अपने दर्शकों को बता दें, जिस तरीके से सोनिया गांधी ने बीएसपी चीफ मायावती से संपर्क साधना चाहा और उसके बाद चाहा कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन वैसे ही जैसे ही जानकारी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को मिली कि सोनिया गांधी जो चाहती हैं कि बीएसपी चीफ किसी तरीके से गठबंधन में शामिल हो जाए, वैसे ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और एक तरीके से यहाँ भपकी देना शुरू कर दिया। और 2 दिन के अंदर यह प्रक्रिया हुई कि यहाँ जो प्रभारी है अविनाश पांडे और समाजवादी पार्टी के नेताओं की बैठक हुई और यहाँ सीटों के बंटवारे को लेकर यहाँ पर तस्वीरें साफ हो गई। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जो है दबाव की राजनीति करती है और इसीलिए इंडिया गठबंधन के खेमे में शामिल यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ अपना दल कमेरावादी ने घुटन महसूस की। कई बार पल्लवी पटेल ने मुखर तरीके से कहा कि अखिलेश यादव ज्यादा से ज्यादा मुझे पार्टी से निकाल सकते हैं। वह हालांकि समाजवादी पार्टी के सिंबल से सराथू से विधायक हैं, लेकिन वह अपनी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं। जिस समय यह टिकट देने की बात थी तब भी समाजवादी पार्टी ने उनके साथ धोखा दिया, उनके पार्टी को यहाँ पर जो है टिकट नहीं दिया बल्कि अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया। तो ये मुखर विरोध करती रही। लेकिन पल्लवी पटेल की एक ईमानदारी रही कि जब यहाँ राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव थे तो पूरी ईमानदारी से उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ दिया। खुले मंच पर उन्होंने ये बात कही और उसके साथ ही समाजवादी पार्टी के एजेंट को उन्होंने अपना वोट दिखाया और वहां पर अपना मतदान किया। तो समाजवादी पार्टी में इसीलिए मुखर विरोध हो रहा है अपना दल कमेरावादी पार्टी की जो राष्ट्रीय महासचिव है पल्लवी पटेल कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से समाजवादी पार्टी का साथ दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया उन्हें छोटा दल मानकर यहाँ पर जो है उन्हें उतना तवज्जो नहीं दे रहे। बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को जानना चाहिए कि अपना दल कमेरावादी जो कि पहले अपना दल जो संस्थापक थे सोनेलाल पटेल, उनका खासा महत्व था। और अगर पूर्वांचल के क्षेत्र में बात की जाए या फिर बुंदेलखंड के क्षेत्र में बात की जाए, सोनेलाल पटेल अपने प्रत्याशी उतारते और केवल ये आंकड़ा नहीं रहा बल्कि ऐसा भी रहा है कि उनके जितने वोट प्रतिशत उन्हें प्राप्त हुए उससे दूसरा प्रत्याशी हार जाता था। तो अपना दल के पास एक बड़ा वोट बैंक रहा है पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का और इसके साथ ही यहाँ दलितों का। इसी बिहाफ पर यहाँ अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ कृष्णा पटेल और साथ ही महासचिव पल्लवी पटेल राजनीति कर रहे हैं। उनके पास एक अपना वोट बैंक है, भले ही थोड़ा हो, लेकिन उस वोट बैंक के सारे यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो इसका फायदा 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को हुआ कि पूर्वांचल के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन महत्व न देना, इसीलिए समाजवादी पार्टी से धीमे धीमे ये दल टूटकर अलग हो रहे हैं। प्रशांत जी, बिल्कुल प्रशांत, ये हम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 15 दिन के लिए जेल भेजे गए केजरीवाल को बेल मिलने की संभावना भी कम होती जा रही है और शिकंजा भी और कड़ा होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद सीबीआई अरविंद केजरीवाल की हिरासत मांग सकती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का ग्राउंड भी सीबीआई की जांच के आधार पर ही तय हुआ था। वहीं ईडी ने पूछताछ में अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर की रिपोर्टिंग से इनकार किया है। केजरीवाल ने कहा है कि शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता है। ये पहली बार है जब उन्होंने कोर्ट में 2 मंत्रियों का नाम लिया है। माना जा रहा है कि मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ एल द्विवेदी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जी जुड़ गए हैं। जी द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। द्विवेदी जी, जैसे कि यहाँ पर सीएम केजरीवाल की जो मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, अब आज जब उनकी रिमांड खत्म हुई थी उसी के बाद ही अब उनको 15 दिन के लिए वापस से रिमांड में जेल भेज दिया गया है। क्या कहेंगे, या आने वाले चुनाव को लेकर कितनी यहाँ पर मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं अरविंद केजरीवाल के लिए? निश्चित तौर पर देखिए, देश में लोकतंत्र का पर्व है और कहीं ना कहीं आदर्श आचार संहिता देश में लगी हुई है। और इस तारतम्य में आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली का जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये पूरा घटनाक्रम देखने में हुआ है। और कहीं ना कहीं ईडी की जो लगातार पूछताछ हो रही है और केजरीवाल जी की आवेदन लगाया गया था बेल के लिए, लेकिन बेल कहीं ना कहीं उनकी खारिज कर दी गई और फिर से हिरासत को बढ़ाया गया है। मुख्य रूप में इसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 2 नेताओं के नाम आए हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का, इसको लेकर के भी अभी कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ईडी इन पर भी शिकंजा कर सकती है। दूसरी ओर एक बात आपको और महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उनका जो मोबाइल फोन था उसका पासवर्ड अरविंद केजरीवाल ईडी को नहीं दे रहे हैं और ऐसा आरोप ईडी लगातार बार बार लगा रही है। तो उसकी सहायता के लिए ईडी ने अब एप्पल जो कंपनी है उसकी सहायता ली है और उनका फोन जब्त करके एप्पल की कंपनियों से सहायता लेके उस पासवर्ड को तोड़ा जा रहा है, जिससे ये पता लगे कि किससे कब क्या वार्तालाप हुई। उस मोबाइल से कई राज खुलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, लेकिन आने वाले समय में ये पता चलेगा कि उस मोबाइल से क्या डेटा जब्त हुआ और किस प्रकार की क्या क्या सूचनाएं मिली, आने वाले समय में पता चल पाएगा। जी द्विवेदी जी, जैसा कि यहाँ पर ये बात भी निकलकर सामने आई कि ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद अब सीबीआई भी उनकी रिमांड मांग सकती है, क्या जानकारी इस पर? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बहुत से जो मामले हैं एक दूसरे से लिंकअप हैं। कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, दूसरे मनी आरोप लगा हुआ है, तो डायरेक्टरेट भी इसमें कार्य कर रही है। दूसरी ओर जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसका भी कहीं ना कहीं एक मामला बन रहा है। तीसरी ओर जिस प्रकार से आरोप लगे हैं कि गुजरात के जो चुनाव थे उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने पैसों का दुरुपयोग किया है, तो यहाँ पर भी एंटी करप्शन के चार्ज बहुत सारे लग रहे हैं। तो इस प्रकार का जो दायित्व है वह कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विभिन्न एजेंसियां अब इस जांच के दायरे में आ जाएंगी आने वाले कुछ समय में, और अलग अलग प्रकार से अब ये जांच होगी। अब किस प्रकार से कैसे मामले बनेंगे ये आने वाले वक्त में, आने वाले समय में पता चलेगा। जी द्विवेदी जी, जैसे कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पहले नेता जेल में है और अब सीएम अरविंद केजरीवाल भी अब 15 दिन के लिए जा चुके हैं, तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है। अब ऐसे में यहाँ पर पार्टी पर कितना असर पड़ सकता है चुनाव को लेकर, क्योंकि सीएम जो है वो पहले ही जेल में, कई बड़े नेता भी जेल में जा चुके हैं। निश्चित तौर पर जब चुनाव होता है तो किसी न किसी राजनीतिक दल में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके पार्टी के कार्यकर्ता हैं वे सब जगह जाकर के प्रचार प्रसार करें। लेकिन आप देखने में आपको ये आया होगा कि जो विपक्षी दलों के नेता हैं वे ज्यादा से ज्यादा जांच की जद में हैं और लगातार चुनाव बहुत ही नजदीक आ रहा है। अब इस समय में ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण समय हो जाता है जब अब उनको नॉमिनेशन करना है, अपने जो नेता हैं उनके साथ चुनाव प्रचार प्रसार करना है। लेकिन चूंकि जब विपक्षी दलों के जितने भी नेता हैं वे कहीं ना कहीं जांच और जज के दायरे में हैं। दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनके खाते भी फ्रीज हैं, तो वे अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे। उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए हैं कि वे अपना प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, और अगर यही गिरफ्तारी और यही जांच अगर करनी थी तो सरकार को 6 महीने पूर्व कर लेनी थी, लेकिन चुनाव के दौरान ऐसी जांच करने से उनको प्रचार प्रसार करने का समय नहीं मिल पा रहा है। तो यही बात कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में भी लागू होती है कि उनको अपना चुनाव प्रचार प्रसार नहीं करने का मौका मिल पा रहा है, और जो उनके पार्टी के नेता हैं उनका कहीं ना कहीं मनोबल टूटता जा रहा है। जी बिल्कुल, मान सकते हैं कि पार्टी के जो नेता हैं उनका मनोबल यहाँ पर टूटता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कई बड़े नेता यहाँ पर अभी वो जेल में है। जी, हमसे बातचीत करने के लिए द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तीसरी खबर रायपुर से है, जहां रायपुर में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस की 5 गारंटियां देशवासियों के लिए आशा की नई किरण है। वहीं कहा कि कांग्रेस का मानना है कि देश की महिला, युवा, किसान और मजदूर सभी को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए उनको संरक्षण मिले। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए किसान न्याय, युवा न्याय, नारी श्रमिक न्याय तथा हिस्सेदारी न्याय देने का वादा किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। जी संजय जी, जैसा कि यहाँ पर दीपक बैज ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, 5 गारंटी के बारे में बताया है, जैसे कि यहाँ पर बीजेपी अगर अपनी गारंटियों की बात करते हैं और अब कांग्रेस भी उसी तर्ज पर गारंटियों की बात करे, लोकसभा चुनाव में ये गारंटियां कितनी में यहाँ पर मजबूती दिखाई देंगी? देखिए, कोशिश है कांग्रेस पार्टी की कि अपनी 5 गारंटियों के माध्यम से जो जनता है वह उसको अपील करे, जनता तक अपनी बात पहुंचाए और जनता से उनका वोट अपने पक्ष में ले। ये कोशिश कांग्रेस पार्टी की है और इसी के माध्यम से 5 गारंटियां कांग्रेस हाईकमान के द्वारा जो दी गई है उसी पर आज चर्चा कर रहे थे पीसीसी चीफ दीपक बैज। और उन्होंने विशेष तौर पर जो महिलाओं के लिए जो गारंटी दी गई है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है केंद्र में तो हर एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। युवाओं से जो रोजगार देने की बात की गई है वो महत्वपूर्ण है, जॉब देने की बात। इसी तरीके से किसानों से जो बात की गई है, कर्ज माफी समेत तमाम बातें, तो अलग अलग समाज के वर्गों से जो बात की गई है, उनसे जो वादा किया गया, उनको जो गारंटी दी गई है, उस गारंटी को छत्तीसगढ़ में भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की है। और आपको पता ही है कि पीसीसी चीफ पहले अभी बस्तर के सांसद है, बस्तर से वो प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी का करते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने उनके टिकट को काट दिया है। तो अब इनके पास केवल जिम्मेदारी ये रह गई है कि सभी 11 से 11 जो उम्मीदवार हैं लोकसभा के कांग्रेस पार्टी के, उसको जिताने में किस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बात देखने वाली बात ये भी होगी कि अगर अभी कांग्रेस पार्टी के पास 2 सीट है कांग्रेस के पास लोकसभा की, यदि अगर उस 2 को भी बरकरार नहीं रख पाती है तो आने वाले दिनों में जो पीसीसी चीफ है दीपक बैज, उन पर दबाव बनेगा और ये भी मांग उठेगी कि उनको हटाया जाए, क्योंकि न तो विधानसभा में वो अपनी सीट बचा पाए, न तो सरकार बचा पाए और न ही लोकसभा में सीट बचा पाए। तो इसलिए उनके पास टिकट कटने के बाद भी उनके ऊपर चुनौती है और इसीलिए उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मुकाबले में रहे और कम से कम 2 सीट को बचा ले अपनी। जी संजय जी, जैसे कि यहाँ पर बीजेपी की अगर बात करें तो उनकी जो लाडली बहना योजना, जो कि विधानसभा चुनाव में बहुत एक सफल चेहरा बनकर सामने आई थी, यहाँ पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इससे बड़ा जीत हासिल हुई थी और यहाँ पर अब कांग्रेस अपनी गारंटी जो लेकर आई है 5 गारंटी, उसमें नारी न्याय योजना का जिक्र किया जा रहा है। ये मान सकते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की राह पर चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जो लाडली बहन योजना की तर्ज पर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी मातृत्व बंधन योजना की शुरुआत की थी और उसका वादा किया था और उसको सरकार बनने के बाद शुरू भी कर दिया गया है। महिलाओं के खाते में 1 महीने का पैसा भी आ गया है, फिर आने वाला है। तो कांग्रेस पार्टी भी चाह रही है कि महिलाओं का वोट बैंक जो है उसको किसी तरीके से जो है उसको अपने पक्ष में किया जाए और इसके लिए एक बड़ी राशि पूरे हाल में 1 लाख रुपए की राशि महिलाओं के खाते में एक बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जाएगा। ये वायदा कांग्रेस पार्टी ने सेंट्रल लेवल पे किया है। तो ये बड़ी बात है और इसको जनता तक पहुंचाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। हालांकि जनता इस पर कितना भरोसा करेगी नहीं करेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि केंद्र के जो चुनाव होते हैं केंद्रीय मुद्दे पर होते हैं, उसमें वोटों का ध्रुवीकरण अलग मुद्दों के आधार पर होता है और वर्तमान माहौल में जो पीएम नरेंद्र मोदी का अपना एक ऑरा है, भारतीय जनता पार्टी का अपना जो एक ऑरा है, उसमें बहुत कठिन है चुनौती देना, बहुत कठिन है उससे पार पाना। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि वो अपनी जमीन को बचा ले और छत्तीसगढ़ में जो कम से कम 2 सीट है वो उनकी बरकरार रह जाए, ये कोशिश कांग्रेस पार्टी की है।
जी बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस लगातार अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है और हर हाल में लोकसभा चुनाव फतेह करने के लिए कांग्रेस जो है लगातार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। जी संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चौथी और आखिरी खबर ग्वालियर से है, जहां विधायक और प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ क्षेत्र की जनता का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पानी की समस्या की जानकारी लेने पहुंचे। स्थानीय लोगों ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मुर्दाबाद के नारे लगाए और क्षेत्रीय लोगों ने उनकी गाड़ी का घेराव कर लिया। वहीं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सहज सरल अंदाज में आदर्श आचार संहिता में बंधे होने का हवाला देते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों से पीने की समस्या दूर करने के लिए निवेदन की बात कही। तब कहीं जाकर क्षेत्रीय लोगों की नाराजगी शांत हुई। आपको भी सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मुझे मालूम पड़ा कि बाढ़ गेटवाली क्लब में पानी की समस्या है, तो मेरे को 11 सवा 11 बजे मालूम पड़ा। तो मैं से निकल करके यहाँ 11:30 पौने 12 बजे आया। निश्चित रूप से पानी की समस्या है, उसका समाधान करना है, हम लोग उसका समाधान करेंगे। मैं इस समय कुछ नियम कायदों में बना हुआ कोई साधन मैं नहीं करना चाहता। आचार संहिता लगी हुई है, पुलिस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मंत्री जो है प्रद्युम्न सिंह तोमर जनता के बीच पहुंचे पानी की समस्या को लेकर, लेकिन जनता ने उनको घेर लिया और मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता मोनू राठौर, जो कि ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए। जी मोनू, यहाँ पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जनता के बीच पहुंचे थे, उनकी समस्या को जानने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पर उनका घेराव करके उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्या यहाँ पर ये मान सकते हैं कि ये पानी कहीं उनके लोकसभा चुनाव में पानी ना फेर दे? जी मैं आपको बता दूं, अभी गर्मी का समय जैसे लगातार बढ़ता जा रहा है, वही पानी की समस्या सभी जगह बढ़ती जा रही है। वही ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अभी वही क्षेत्र का लोकसभा चुनाव की क्षेत्र का दौरा करने गए थे। वहां पहुंचे, जब वहां लोगों ने समस्या बताई कि हम बहुत दिनों से पानी की किल्लत में परेशानी में आ रहे हैं, तो मंत्री ने यही कहा कि मैं अभी आचार संहिता का समय है, क्योंकि इस समय आचार संहिता सभी लोगों पर लागू हो, चाहे वो मंत्री की बात करें, चाहे वो सांसद की बात करें, चाहे वो आम जनता की बात करें। क्योंकि मेरी इस समय हम सारे सरकार के हाथ बंधे हुए, तो इस समय मैं किसी अधिकारी को निर्देश भी नहीं कर सकता, निर्देश भी नहीं कर सकता। मगर मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जैसी आचार खत्म होगी तो आपको जल्द से जल्द पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं मंत्री ने आश्वासन दिया, बाकी लोग समस्या जो नेतागत थे लोगों ने समस्या लोगों समझाया है, तो भाई जनता भी शांत हुई है, जनता ने आक्रोश खत्म किया। मगर वहां बता दें, मैं आप जो जनता है मुर्दाबाद के नारे लगाए मौजूद की मैं, तो वहां पुलिस प्रशासन पहुंचा और लोग जब उनके साथ में जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने शांत कराया और पुलिस भी पहुंची, तो मामला शांत हुआ। जी, तो यहाँ पर ये मान सकते हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक है और अब जनता के बीच इनका जाना, कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी रणनीति तो नहीं है? जी मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल ही रहे लोकसभा, मगर कहीं ना कहीं जिस बात से जनता ने आक्रोश फैलाया, तो कहीं ना कहीं उस बात में कांग्रेस अपनी बढ़त बढ़ा सकती है, क्योंकि जब मुर्दाबाद की किसी मंत्री की नारे लगती है तो कहीं ना कहीं जनता नाराज होती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने से नाखुश रहेगी, इसलिए कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल सकता है। जी बिल्कुल मोनू, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर मंत्री अपने काफिले के साथ लोगों की समस्या सुनने पहुंचे थे, लेकिन उनको वहां पर घेर कर उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। अब मंत्री जी यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के बीच पहुंचे थे और उन्हें वहां की जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। अब देखते हैं यहाँ इनकी जो समस्या हल करने का आश्वासन दिया गया है, कब तक वो पूरी कर पाते हैं। 4 बड़ी खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।